तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अभी तक अगर आपने सारे लेक्चर्स मॉडर्न इंडिया के देख लिए, रिवाइज कर लिए, याद कर लिए, तो आगे का रास्ता बहुत आसान है। हंसी खेल में पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। डिफिकल्ट पोर्शन अब तक ही था, इसके बाद तो पूरी कहानी है, बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे और पूरा मॉडर्न इंडिया हम लोग अभी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, दो भाग में हम आपके मॉडर्न इंडिया को यहां से तोड़ सकते हैं। पहला तो बिफोर गांधी जी से अराइवल, गांधी जी के अराइवल से पहले, और ऑब्वियसली सेकंड पार्ट आपने सही गेस किया, गांधी जी के अराइवल के बाद। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हम लोग तोड़ते हैं। तो पहला पार्ट गांधी जी के अराइवल से पहले क्या क्या हुआ, ये हम लोग अभी देखते चलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखेंगे हम लोग? राइज ऑफ नेशनलिज्म देखेंगे, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस बनाए गए, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर आपका मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इसी से फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल इससे पहले देखेंगे, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट यहां पे स्टार्ट होगा। उसके बाद कांग्रेस में आ जाएगी दरार, सूरत का स्प्लिट होगा 1907 का, और सूरत के स्प्लिट के बाद आप देखेंगे राइज इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग होम रूल लीग, एनी बेसेंट आती हैं, और फिर तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद देखिए गांधी जी आ जाते हैं, लेकिन गांधी जी के अराइवल, गांधी जी की स्टोरी समझने से पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे एकदम विस्तार से। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स को फोकस करते हुए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि स्टार्ट होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म से। तो नेशनलिज्म के राइज के बारे में पहले बात कर देते हैं। तो अब इंडिया में नेशनलिज्म का राइज धीरे धीरे होने लगा था, क्योंकि ब्रिटिश के जो आपका इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, वो इंडिया वालों को पसंद नहीं आ रही थी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में लोगों के विचार बन रहे थे, और यहां पे पूरे वर्ल्ड ओवर कुछ ऐसी घटनाएं और होती हैं जिससे ये जो नेशनलिज्म की भावना है, ये और ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाता है, और ज्यादा बढ़ने लगती है। उसका सबसे पहला तो है कि ऐसे ही मूवमेंट्स, जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होने वाले हैं, वैसे ही आपके मूवमेंट साउथ अमेरिका में भी चल रहे थे अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। ग्रीस में, इटली में भी ऐसे मूवमेंट्स आप देख पा रहे थे। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे, उससे कई सारे रेवोल्यूशनरीज इंडिया के, पॉलिटिशियंस इंडिया के प्रभावित होते हैं। जैसे कि कुछ आइडियाज फ्रेंच रेवोल्यूशन के से आते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म का आइडिया, सेल्फ गवर्नेंस का आइडिया, ये कुछ आइडियाज भी लोगों को प्राप्त होते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई कुछ हमें करना चाहिए हमारे कंट्री के लिए, और हमें अब गुलामी में नहीं रहना। तो ऐसी भावना लोगों में डेवलप होने लगी। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन आता है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ मॉडर्न आइडियाज भी आते हैं। इसमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट लोगों समझ में आता है, सेल्फ गवर्नेंस का कंसेप्ट समझ में आता है, ये सब बातें हो गई। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इतने सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं, इसके वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो और ज्यादा जागरूक होती है। और न्यूज़पेपर का चलन होता है। अभी लास्ट हमने सेशन में ही देखा न्यूज़पेपर्स के बारे में, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, पैम्फलेट्स, और ये सारे आपके पहले तो इंग्लिश में आते थे, फिर आपका लोकल लैंग्वेज यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आने लगे, तो इससे भी लोगों में जागरूकता आपकी बढ़ने लगी। इसके अलावा आपकी लिटन की दमनकारी जो नीतियां हैं, जैसे कि आईसीएस एग्जाम का जो एज है 21 से घटा के 18 में कर दिया गया, 1876 में ये रूल आता है लिटन का। और दिल्ली दरबार लगाया, जब इंडिया में फैमिन चल रहा है, लोगों में भुखमरी है, तब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं दिल्ली दरबार बुला के। तो इससे भी लोगों में गुस्सा बढ़ा, और कई सारे दमनकारी नीतियां, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल करना, आर्म्स एक्ट, ठीक है, ये सारे एक्ट्स आते हैं 1878 में। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रिपन के टाइम पे आया था, जो लिटन के बाद गवर्नर जनरल था रिपन, उसके टाइम पे इल्बर्ट बिल आया था, जिसमें यह कहा था कि भाई आपके इंडियन जजेस जो है यूरोपियन लोगों को ट्राई नहीं कर सकते, ये था सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर बिल में ऐसा कहा था कि ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई। लोगों ने कहा भाई इल्बर्ट बिल को रद्द कर दिया जाए, और फिर ये रद्द हो गया था बिल। तो इस बात को लेकर भी गुस्सा आया था, यानी कि एक प्रकार से रेसिस्ट नीति, आपके रेसिज्म की नीति चला रहे थे ब्रिटिशर्स। तो इससे भी लोगों के मन में गुस्सा बढ़ने लगा। तो ये जो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा, और लोग इसलिए नेशनलिज्म की भावना भी लोगों में बढ़ने लगी। इसके अलावा इंडियन रेलवेज भी आ गया था।
इंडियन रेलवेज के आने के कारण अलग अलग प्रांत के लोग रेलवेज के थ्रू आपस में एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करने लगे, एक दूसरे कल्चर पहचानने लगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना हमारे देश में बढ़ती है। तो जब नेशनलिज्म की भावना बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, एक कुछ आपके एसोसिएशन बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग एसोसिएशंस बनाने की कोशिश करेंगे, और यही होता है। और फाइनली ये सारे एसोसिएशंस के बाद फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसका फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कौन कौन से एसोसिएशंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होते हैं कांग्रेस से पहले, ये समझना है। तो सब रीजन वाइज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट वाज बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा कैलकाटा में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसमें राजा राम मोहन रॉय होते हैं, और बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के कई सारे एसोसिएटेड लोग थे, ब्राह्मो समाज और आत्मीय सभा, इन सब से रिलेटेड कुछ लोग थे इंपॉर्टेंट। तो उन लोगों ने मिलकर ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा स्थापित की कुछ साल पहले, बिफोर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो इसके अलावा इसका जो लीड लिया था, ये आपका लिया था गौरी शंकर तारका बागीश। तो गौरी शंकर जी का एक जर्नल भी काफी फेमस है, संवाद रसराज, 1839 में ये जर्नल भी काफी ज्यादा इनका होता, ये जर्नल था। ठीक है, उसके बाद मार्च 1835 में जमींदारी एसोसिएशन फॉर्म होता है। इसमें जो भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम रखा इन्होंने जमींदारी एसोसिएशन, या फिर बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो ये स्टार्ट किया था द्वारकानाथ टैगोर ने, जो कि जमींदार थे। इसके अलावा भवानी चंद्र बंदोपाध्याय, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राधाकांत देव, राम कमल सेन, ये सारे आपके जमींदार थे। इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये स्टार्टिंग के दो ऑर्गेनाइजेशन आप यहां पे देख सकते हैं, पहले स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की हो गई। इसके बाद देखिए आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनता है, जॉर्ज थॉमसन इसके फाउंडर थे। इसके साथ द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रमोहन चैटर्जी और परमानंद मित्रा भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। उसके बाद ये दोनों जो 1837 में ऑर्गेनाइजेशन बनता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये 1851 में बनता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे राधाकांत देव, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये कोलकाता की बात हो रही है, अक्टूबर 1851 की बात है ये। तो इसके अलावा ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये आपका ऑब्वियसली अक्टूबर 31 को बना 1851 में। ठीक है, तो हमने बता ही दिया, ये दो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनता है 1851 में। उसके बाद देखिए यहां पे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आपका इंडियन लीग बनता है बाय 1875, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, और अमृत बाजार पत्रिका एक फेमस आपका न्यूज़पेपर है बंगाल में, इसके फाउंडर थे शिशिर कुमार घोष। तो इन्होंने ये न्यूज़पेपर 1868 में स्टार्ट किया, उसके बाद 1875 में इंडियन लीग इन्होंने स्टार्ट किया, शिशिर कुमार घोष। उसके बाद देखिए काफी इंपॉर्टेंट, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अब देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किए गए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखेंगे हम लोग। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कह सकते हैं, ये 1876 में आपका कलकत्ता में स्टार्ट किया गया बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये सबसे पहला फर्स्ट ओपनली नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन था इन ब्रिटिश इंडिया एंड अ प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर भी बनता है। प्रीकर्सर मतलब ये इसका पहले का ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले का ऑर्गेनाइजेशन था ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया था। इसके अलावा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, सबसे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं, ये भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, और आनंद मोहन बोस के द्वारा भी इसका स्टार्ट हुआ था। और इसके दो सेशन होते हैं, 1883 में, 1885 में। बाद में ये भी आपका कांग्रेस में मर्ज कर जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों आपके स्टार्टेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। फिर कुछ बात और कर लेते हैं। देखिए इंडियन सोसाइटी स्टार्ट हुई थी 1872 में, ये आपका पहले की बात है। इंडियन लीग और ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता से पहले की बात है। लंदन में आनंद मोहन बोस ने स्टार्ट किया था इंडियन सोसाइटी। और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये काफी बात की बात है,
कांग्रेस के फॉर्मेशन के काफी बाद ये भी स्टार्ट किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तो ये भी पूछ सकता है, या इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये 1917 में स्टार्ट किया था। चलिए एक और थोड़ा बंगाल से हटके है, ये यूपी में आ गए हम लोग, बनारस में स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन आपका 1884 के आसपास हुआ था, तो उसको काउंटर करने के लिए आपका सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह टू काउंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में स्टार्ट कर दिया गया। तो बंगाल के देख लिया हमने, अब बॉम्बे की बात करते हैं, बॉम्बे आ जाते हैं। बॉम्बे में हमने देखा अगस्त 26, 1852 में द बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई। जगन्नाथ शंकर सेठ ने इसका फाउंडेशन किया। अच्छा, जगन्नाथ जी को नाना भी बोलते थे। इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे श्री जमशेद जी जेजी भाई। ये तो बॉम्बे की बात है। बॉम्बे में 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन चालू हुआ था। 1851 में कोलकाता में कौन सा एसोसिएशन चालू हुआ था? हमने देखा था कि ये आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन गया था ना इस समय। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिक्स करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दिया गया। अब ये बॉम्बे में यही कहानी होता है, बॉम्बे एसोसिएशन बन जाता है। ठीक है, तो अब ये बॉम्बे एसोसिएशन से भी कुछ लोग जुड़े रहते हैं, जैसे कि नावरोजी फरसुंगी, दादा भाई नावरोजी, विनायक शंकर शेठ तो हमने देख ही लिया। तो ये सब भी बॉम्बे एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। इसके बाद बात करते हैं 1867 में स्टार्ट हुआ पूना सार्वजनिक सभा या पूना पब्लिक सोसाइटी। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? भाई महादेव गोविंद रानाडे और भी कई सारे इसमें लीडर्स इसमें आपके सम्मिलित थे। सभा का पर्पस क्या था? ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक ब्रिज बनाना, यानी कि लोगों की जो मांग है ये आपका गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करेगी। तो ये सोच के ये पूना सार्वजनिक सभा आपका बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन स्टार्ट किया था, ये 1852 में हो गया, थोड़ा इसी के साथ बॉम्बे एसोसिएशन के साथ ही ये बना था आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन बाई गजालू लक्ष्मी नरासू शेट्टी, या सीधे आप कह लीजिए गजालू शेट्टी। गजालू शेट्टी जी ने स्टार्ट किया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन के साथ ही ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये मद्रास की बात हमने थोड़ा पहले कर ली, ये थोड़ा यहां पे आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था ये बात। ठीक है, मद्रास में आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था, इसके साथ ही बॉम्बे एसोसिएशन के साथ ही हुआ था। ठीक है, अच्छा तो बॉम्बे की बात कर लेते हैं। तो बॉम्बे में आफ्टर पूना सार्वजनिक सभा 1885 में द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तिलैंग, इन तीनों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन चालू किया। ठीक है, फिर मद्रास की बात करें, मद्रास में सबसे पहला तुमने देख लिया मद्रास नेटिव एसोसिएशन बाई गजालू शेट्टी। फिर मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा ये इसके फाउंडर थे एम वीरा राघवाचार्यार, जी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंदाचार्लू। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ये आपका क्वेश्चन में पूछेगा जरूर। आगे बात करते हैं हम लोग। फिर देखिए आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। फाइनली देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होती है बॉम्बे 1884 में। ठीक है, बाई A.O. ह्यूम और दूसरे लीडर्स जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखा था हमने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के कितने आपके एसोसिएशन बनाए थे, जैसे कि आपका कौन कौन सा था, ये तो बाद में बना, ये आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा हो गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सब आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में मर्ज हो जाता है। ठीक है, ये आपका मर्ज हो जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी रोल था, इसके अलावा आनंद मोहन बोस भी थे, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, तो कांग्रेस फॉर्म होती है 1884 में। पहला सेशन में 72 लोग आए थे और प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। अब कांग्रेस के सेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर क्लास ऑलरेडी आ चुका है आपका, इसके ऊपर एक सेशन हम पहले ही ले चुके हैं। तो अभी जैसे कि हमने बताया था कि ये अब क्लासेस काफी इजी होने वाली है समझने में, क्योंकि जो मेमोरी वाला पोर्शन है वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, इसके बाद ज्यादा मेमोरी का इस्तेमाल नहीं, कहानी की तरह पूरा आपका मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाने वाला है। अच्छा, 1890 का जो सेशन है, सेशन सारे कंप्लीट है आपके। लास्ट लेक्चर्स देखिए, इसके 2-3 लेक्चर्स पहले हमने शायद कवर करा लिया था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस। ठीक है, 1890 में कादम्बिनी गांगुली की बात हो रही है, इन्होंने कांग्रेस का सेशन आपका एड्रेस किया था। कादम्बिनी गांगुली कौन है? ये पहली वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। पहले देखिए यूनिवर्सिटीज में महिलाएं नहीं पढ़ती थी। ठीक है, आपका हायर एजुकेशन में लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, लेकिन पहली ऐसी महिला बनती है ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, आगे देखिए एक कॉन्सेप्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर, एक सेफ्टी वॉल थ्योरी थी। लाला लाजपत राय इसको बिलीव किया करते थे कि ये कांग्रेस को अंग्रेजों ने बनाया। फाउंडर मेंबर में कौन थे? A.O. ह्यूम थे।
तो आपके लाला लाजपत राय कहते थे ये तो अंग्रेजों ने बनाया, क्योंकि 1857 वाला जो रिवोल्ट था उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के पॉलिसी से लोग परेशान हुए, अचानक एक बम फटा और एक रिवोल्ट बन गया। तो अब इन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। जैसे आपका जैसे ये प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में आप सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं तो क्या करता है, अंदर जब स्टीम बिल्डअप होता है धीरे धीरे प्रेशर बनता है, तो जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो ये जो सेफ्टी वॉल्व है इससे आपका गैस रिलीज हो जाता है। तो उसी तरीके से जनता के अंदर जब आपका डिस्कंटेंट बढ़ मतलब भर जाएगा तो उसको एक रिलीज करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही कांग्रेस के थ्रू वो अपना ये जो डिस्कंटेंट है, अपनी भड़ास है, कांग्रेस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा ताकि ये जो 1857 वाला रिवोल्ट है दोबारा देखने को ना मिले। तो ये थ्योरी थी लाला लाजपत राय की। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी थी कि भाई आखिर कांग्रेस को क्यों बनाया, ब्रिटिशर्स ने ही तो बनाया, बेसिकली एओ ह्यूम ने ही तो बनाया, तो ये तो ब्रिटिशर ही था। तो आखिर कांग्रेस को बनाने का क्या रीजन था, तो ये कुछ लोग रीजंस बिलीव करते थे, लाला लाजपत राय तो करते थे। तो देखिए कांग्रेस बना, कांग्रेस के कुछ एम्स थे। कांग्रेस ने कहा कि भाई देखो एजुकेट करना है हमें लोगों को, और पॉलिटिकल वर्कर्स की एक असेंबली थी पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पॉलिटिकल वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। तो उनका एक हेडक्वार्टर बनना चाहिए ना, कि आपस में बात कर सके, आपस में मिल सके, ठीक है। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लिए एक असेंबली की तरह काम करेगा कांग्रेस, ठीक है, एक हेडक्वार्टर्स की तरह काम करेगा कांग्रेस, और आपका प्रोपोगेट करेगा एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। कॉलोनियलिज्म कितनी गलत बात है इसके ऊपर आपका प्रोपोगेट करेगा इस आइडियोलॉजी को, और लोगों को यूनाइट करेगा, कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम देगा लोगों को, और नेशनहुड में बिलीव करे, मतलब नर्चर करेगा कि हम लोग अलग नहीं है, हम लोग एक कंट्री है, एक कंट्री की तरह हमें रहना है। तो एक जो नेशन का आइडिया है, नेशन का आइडिया बिल्ड करने के लिए कांग्रेस काम करेगी, ये उसका एक एम था। नेक्स्ट, तो देखिए कांग्रेस बनता है 1885 से 1905 तक, उनका काम करने का ढंग अलग होता है, और 1905 में एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद इसका काम करने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब 1885 से लेकर 1905 के बीच में क्या हुआ उसको जरा समझते हैं। तो देखिए इस एरा में, इसको बोलते हैं मॉडरेट एरा। मॉडरेट एरा, तो इसके जो लीडर्स थे आपके डी.ई. वाचा, दादा भाई नवरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी, और भी कई सारे आपके लीडर्स थे, ठीक है। और इन्होंने देखिए आपका एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रांच लंदन में भी खोला था 1899 में, ठीक है। तो इनके जो मेथड्स थे थोड़े से सॉफ्ट मेथड हुआ करते थे। ये प्रेयर्स लिखते थे, पिटिशंस लिखते थे, गवर्नमेंट को कहते थे कि भाई आप रिफॉर्म करिए, ठीक है, और एजिटेशन करते थे, अगर नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, लॉ के अंदर रहते हुए हम लोग एजिटेशन करेंगे, ठीक है, धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, पिटिशन करेंगे, ठीक है। और इसका एम क्या था मॉडरेट्स का, ये चाहते थे कि लोगों को भाई एजुकेट करें, इनके अंदर नेशनल स्पिरिट, एक नेशन होने का स्पिरिट, नहीं ये नहीं है कि महाराष्ट्र के हैं, हम बंगाली हैं, हम जाट हैं, इस भावना से अलग होके एक नेशन का कंसेप्ट कि भाई पूरा हम एक इंडिया है, एक इंडिया एज अ नेशन का कंसेप्ट बिल्ड करना एम था मॉडरेट एरा के लीडर्स का, और लोगों को एजुकेट करने का। लेकिन इनके मेथड थोड़े से सॉफ्ट कहे जाएंगे, ठीक है। और ये चाहते थे कि भाई ब्रिटिशर्स का जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी कि ब्रिटेन में बैठे हुए जो लोग हैं उनका भी पब्लिक ओपिनियन बदले, उनको बताए कि भाई इंडियंस के साथ कितना गलत हो रहा है, इंडियंस को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, पावर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स करे, वो मतलब ब्रिटिश लोगों का पब्लिक ओपिनियन बदले, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर डाले कि भाई इंडिया के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, और जब ये प्रेशर पड़ेगा तो ब्रिटिशर्स रिफॉर्म करेंगे। इस आइडियोलॉजी से मॉडरेट का चलना था बेसिकली। फ्रीडम की तो यहां बात ही नहीं आ रही है, अभी तो फ्रीडम का कंसेप्ट था ही नहीं कि हमें फ्री होना है और ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये चाहते थे कि थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स होते रहे, मतलब इंडियंस को कुछ कुछ चीजें मिलती रहे, इंडियंस का काम आसान होता रहे, ठीक है। लॉज जो है थोड़ा इंडिया के लोगों को फेवर करते हुए बने, थोड़ा सा और फ्रीडम मिले, ठीक है। तो ये बात थी, कंप्लीट फ्रीडम की बात यहां पे नहीं हो रही थी, ठीक है। अब देखिए मॉडरेट्स का कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़े सॉफ्ट थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ करते नहीं थे, पर ऐसा नहीं है। मॉडरेट्स का भी अपना एक कंट्रीब्यूशन तो था ही। जैसे कि आपका इकोनॉमिक जिस प्रकार से लूट मची हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो लूट मची हुई थी, इसको क्रिटिसाइज किया था दादा भाई नवरोजी ने, आर.सी. दत्ता, दिनशा वाचा, इन सब ने प्रपोज किया था एक ड्रेन थ्योरी, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया हुआ है, इस बात को लोगों के सामने रखने का जो काम किया था ये मॉडरेट्स ने किया था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए मॉडरेट्स के प्रेशर के कारण। इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 है ये, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है ये, ठीक है। तो ये जो दो इंडियन काउंसिल एक्ट्स है, इसमें कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाते हैं, ठीक है।
अब ये जो आपके इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसमें क्या क्या कुछ कुछ जैसे पावर्स मिले थे इंडियंस को, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं मॉडरेट्स क्या क्या करते हैं एक बार शॉर्ट में, कि ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि अभी आगे देखने जा रहे हैं हम लोग, सिविल राइट्स के लिए फाइट किया, पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ाया लोगों का कि पॉलिटिकली लोग जागरूक हो जाए, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने का काम मॉडरेट्स ने किया है, और ब्रिटेन के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन बना के रखा इन्होंने, पॉलिटिकल कनेक्शन बना के रखा ब्रिटेन के साथ, ये काम भी मॉडरेट्स का था। तो ये कुछ काम मॉडरेट्स का था, पूरी तरीके से आप ये नहीं कह सकते मॉडरेट्स ने कुछ नहीं किया, मॉडरेट्स का भी बहुत बड़ा योगदान था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, लोगों की जागरूकता बढ़ाना, लोग पॉलिटिकली अवेयर ही नहीं थे, अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लाए थे मॉडरेट्स। देखते हैं कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862 आता है, आपका वाइस रॉय था कैनिंग, और इसने 3 इंडियंस को जगह दी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में, महाराजा सर नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, तो नरेंद्र सिंह पटियाला के महाराजा, आपका राजा देव नारायण सिंह बनारस के, और राजा दिनकर राव रघुनाथ ग्वालियर के। तो ये जो थे कुछ आपके राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ ग्वालियर और महाराजा ऑफ पटियाला, इन तीनों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी। हालांकि ये तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के चाटुकार लोग ही थे, ठीक है, तो ये केवल चाय पीने आने वाला काम था, कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे ऐसा तो कुछ इनका सिस्टम था नहीं, ठीक है। तो इन 3 लोगों को लेकिन कहने को हो गया कि भाई इंडियंस को जगह दे दी, 3 इंडियंस को अब हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल में रख दिया। तो ये देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आपका गेव द वाइस रॉय 1861, ठीक है, पावर टू नॉमिनेट 1862 है, पावर टू नॉमिनेट सम इंडियंस टू सर्व एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब ये जो इंडियन मेंबर्स है जिनको जगह दी गई, इनको बोला गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो थे ऑफिशियल मेंबर्स, इनको कहा गया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो लेकिन फिर भी इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जगह दी आपके काउंसिल में, ठीक है। इसके अलावा नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने, कहां पे, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें देखिए इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली या इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। अब कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, पहले ये जो 3 आपके ब्रिटिशर्स के जानने वाले ही ये जो राजा महाराजा लोग हैं, इनको ना सिलेक्ट करके आप नॉमिनेटेड मेंबर्स को चूज करेंगे, वो लोग जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है। पहले आपके 6 से 10 मेंबर हुआ करते थे, अब इसको बढ़ा के 10 से 14 मेंबर आपके कर दिए गए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑब्वियसली चूज तो गवर्नर जनरल करेगा, लेकिन नॉमिनेट करने का अधिकार आपका बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को दे दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ बात होगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की भी, यहां भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आपके लाए गए जिनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय म्यूनिसिपैलिटीज, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार एटसेट्रा। तो ये कुछ बात यहां पे हमने की, यानी कि अब और इंडियंस आ रहे हैं। आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862 में इंडियंस लाए गए, नाम के लिए लाए गए, अभी लेकिन आपके और ज्यादा इंडियंस आने लगे। और ये जो प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन है, तो ये एक प्रकार का इलेक्शन हो गया ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस तरीके से एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट भी यहां पे आया, लेकिन कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉमिनेट कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी कुछ बात यहां पे और ध्यान में देने वाली बात है, ऑफिशियल मेजोरिटी तो अभी भी किसकी है, ब्रिटिशर्स की है, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए बात हो रही है ना, इंडियंस तो एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज्वाइन होते हैं, लेकिन ऑफिशियल मेंबर्स की अभी भी काउंसिल में मेजोरिटी रहेगी। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बेसिकली 24 में से 5 ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे देखा जाए तो, और इनको भी कुछ बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था, ऐसा नहीं है। बजट के में वोट नहीं कर सकते, कोई भी अमेंडमेंट बजट में अगर इनको एडवाइस करना हो ये भी नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। हाँ, हालांकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जो जवाब मिल गया उससे खुश रहिए। इसके अलावा डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिकली देखा जाए तो टूथलेस टाइगर थे, नंबर ऑफ इंडियंस तो बढ़ा दिए गए, लेकिन पावर तो कुछ मिला नहीं। नंबर ऑफ इंडियंस बढ़ा के फायदा क्या हुआ जब डिसीजन मेकिंग में उनका प्रभाव ही नहीं है, बस कहने को है कि रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ ही, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर है ही। तो लेकिन ये कुछ रिफॉर्म्स जो थे वो मॉडरेट्स के होने के वजह से ये कुछ रिफॉर्म्स आते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है और एओ ह्यूम के द्वारा बेसिकली स्टार्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला सेशन होता है 1885 में। तो देखिए इस सेशन के ऊपर बात करते हैं, कुछ लोगों ने थ्योरीज दी। तो सेफ्टी बॉल थ्योरी के बारे में आप जानते ही हैं, जो लाला लाजपत राय जी ने दिया।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी एक, जो आरपी दत्त ने दिया था, और एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी भी थी, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई। तो ये कहा कि ये जो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी के हिसाब से ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल काम कर रहा है। तो ये आपका ब्रिटिशर्स नहीं बनाया इसको, आपका ब्रिटिश लोगों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया ताकि एज अ सेफ्टी वॉल काम आ सके। ये लाला लाजपत राय की थ्योरी थी जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी भी थी जो गोखले साहब ने दी। उन्होंने कहा लाइटनिंग कंडक्टर है, ये बेसिकली ऐसा नहीं ब्रिटिश ने बनाया, ये हम इंडियंस नहीं बनाया। इंडियंस चाहते थे कि इंडियन का जो डिस्कंटेंट है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंच सके, इंडियंस का जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, वो ब्रिटिशर्स तक पहुंच सके, और पहुंचने के लिए हमें एक लाइटनिंग कंडक्टर की आवश्यकता है। तो एज अ लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग जिस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर से आपका जमीन पे चली जाती है, जैसे लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग कंडक्ट के थ्रू जमीन पे पहुंच गया, उसी तरीके से इंडियंस का जो डिमांड्स है, तो आपके सिविल राइट्स की डिमांड, पॉलिटिकल राइट्स, और कुछ लॉज बनाना चाहते हैं अगर हम, तो ये सारे जो इंडियन के डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश तक पहुंचाने का कोई जरिया तो होना चाहिए। तो ये जरिया बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा मानना था गोपाल कृष्ण गोखले का। तो अलग अलग थ्योरीज है, आपके क्या विचार है भाई बता दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मॉडरेट फेज की बात करते हैं। मॉडरेट फेज की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे लीडर्स थे, आपके दादा भाई नावरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, आनंदाचार्लू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आरसी दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें कई सारे जो आपके लीडर्स हैं वही थे जो कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हुए थे, उन्हीं के बेसिकली लीडर्स थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद सारे इकट्ठा हो जाते हैं आपके अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस में थोड़ा सा बदलाव आने लगा। अब कांग्रेस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट जो चल रहा था मॉडरेट्स का, इंडियंस को मजा नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस लूज कर गया। क्या फायदा होगा, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिससे बेसिकली कुछ बड़ा परिवर्तन तो आ नहीं रहा। तो लोग चाहते थे कुछ बड़ा परिवर्तन हो, और हमको ये जो छोटे मोटे आप रिफॉर्म्स कर रहे नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, स्वराज चाहिए। स्वराज, अब देखिए स्वराज का कॉन्सेप्ट वहां पे ये था कि चलिए ब्रिटेन तो रहेगी, आपका ब्रिटिश रूल तो करेगा, लेकिन हमको सेल्फ गवर्नेंस का तो थोड़ा सा राइट्स मिलने चाहिए, खुद को गवर्न करने के राइट्स हमें मिलने चाहिए, ये स्वराज है, ठीक है। तो ये जो स्वराज है हमको स्ट्रगल करके ही मिलेगा, और इसके लिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है लोगों में। एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब हम स्ट्रगल करने को तैयार है, लॉ तोड़ने को तैयार है, ठीक है। और यहां पे आपका लॉर्ड कर्जन आता है एज गवर्नर जनरल। उसने कहा कि इंडिया तो नेशन ही नहीं है, इंडिया तो नेशन ही नहीं है, और जो भी नेशनलिस्टिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, आपका नेशन के नाम पे, वो बेसिकली आपका रिलीज हो रहा है, गैस का रिलीज हो रहा है, लेटिंग ऑफ गैस, ठीक है। जो डिस्कंटेंट है उसको आप एज अ गैस रिमूव कर रहे हो, बेसिकली नेशन तो इंडिया है ही नहीं, इंडिया को नेशन मानने से इनकार कर दिया। तो ये काफी बड़ा इंसल्ट था। इसके अलावा कई सारे एक्ट्स आते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट, ये कुछ दमनकारी एक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके इंडियंस से पावर छीनते हैं। और सबसे बड़ा ब्लंडर तो यहां पे होता है 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, जिसके बाद पूरा इंडिया का जो नेशनलिज्म का जो मूवमेंट है वो पूरा बदल जाता है। मॉडरेट्स का पावर कम हो जाता है, मॉडरेट्स का पावर कम होता है, और एक्सट्रीमिस्ट का राइज होता है। और लोग अब मॉडरेट से हो चुके थे परेशान, उनके जो लॉ फॉलो करने वाली नीति थी, सॉफ्ट उनका जो नेचर था, इससे लोग पसंद जुड़ नहीं रहते। तो एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। पॉपुलर क्यों होते हैं ये? पॉपुलर होते हैं, अब देखिए ये आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था लॉर्ड कर्जन का, इसको अभी देखेंगे आगे, ठीक है। अभी कुछ बात करते हैं हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। एक्सट्रीमिस्ट जो था, ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेशन अभी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तो लोगों के अंदर का जो डिसकंटेंट है, जो आपका डिसकंटेंट है, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। एजुकेशन का ग्रोथ आ गया था, लोगों को रियलाइज होने लग गया कि ये तो ब्रिटिशर्स तो हमसे लूट रहे हैं, इनको किस तरीके से हटाना है, ठीक है। लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ गया था। और अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं था, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। तो इसलिए डिसकंटेंट और बढ़ा, और लोग एक्सट्रीमिस्ट के फेवर में और आने लग गए। और कुछ तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जहां पे हम बोयर वॉर्स होते हैं 1899 और 92 में, जहां पे ब्रिटिशर्स हारे थे, तो ब्रिटिशर्स को हारते हुए देख के लोगों को कहा कि यार ब्रिटिशर्स वहां हार सकते हैं, यहां क्यों नहीं हार सकते। इसके अलावा जापान ने रशिया को हरा दिया, तो यहां पे एक और चीज देखी हमने कि भाई रशिया को भी जापान ने हरा दिया, और इथियोपिया में इटली को हरा दिया गया। जो भी कॉलोनाइजर्स थे अलग अलग जगह वर्ल्ड में, वो हार रहे थे, और पूरे वर्ल्ड में एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था वर्ल्ड वाइड। तो इसका इंपैक्ट इंडिया में तो पड़ना ही था, ठीक है।
और देखिए जापान ने रशिया को हरा के खुद एक इंडस्ट्रियल पावर बन जाता है। तो ये बेसिकली एक मोटिवेशन का काम करता है कि अगर वहां पे लोग कॉलोनियल फोर्सेस को पूरी वर्ल्ड में हरा सकते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं हरा सकते। इंडिया में अगर लोग इकट्ठा हो जाए और ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करें तो जिस प्रकार से दूसरी दुनिया में ब्रिटेन हार रही है और कॉलोनियल पावर्स हार रहे हैं, इंडिया में क्या ऐसा रिपीट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इसके ऊपर काम करना है। तो इसलिए एक्सट्रीमिस्ट जो है अब साथ आते हैं। अब थोड़ा ब्रिटिशर्स से फाइट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, अब ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है कांग्रेस में आने लगे और इनकी संख्या कांग्रेस में बढ़ने लगी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट आप नेताओं के नाम देखिए। अब देखिए कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से हैं, देखिए देखेंगे हम लोग। देखिए पंजाब में लाला लाजपत राय, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र में आप देखेंगे। बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, राजनारायण बोस, ये सब आपका बंगाल में है। तो दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो अब क्या होता है, बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर कर देता है कर्जन। तो ये डिसीजन बोला था इन्होंने कि डिक्लेयर किया था दिसंबर 1903 में, और ये कह दिया था कि क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों कर रहे हैं, लोगों ने क्या पूछा, उन्होंने खुद ही बताया कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल जो है उसको एडमिनिस्टर करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे 78 मिलियन लोग रहते हैं। 78 मिलियन उस समय के हिसाब से बढ़िया आबादी थी। पूरे ब्रिटिश इंडिया का 25% पॉपुलेशन बंगाल में था। तो इतने बड़े राज्य को एडमिनिस्टर करना आसान नहीं है, तो इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपका ये वेस्ट बंगाल होगा, ये ईस्ट बंगाल होगा, ऐसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या थी कर्जन की। अच्छा, और कुछ बातें और देख लेते हैं। 1898 में आपका सेडिशन लॉज आते हैं। सेडिशन लॉज आपका सेक्शन 124A और सेक्शन 156A ऑफ द आईपीसी राइट्स के ऊपर थे। तो ये कुछ आपके सेक्शंस होते हैं, दीज वेर द सेडिशन लॉ। इसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया जाता है, पावरफुल बना दिया जाता है। 1899 की बात करें तो आपके जो कैलकाटा कॉर्पोरेशन है उनके जो मेंबर्स हैं उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। 1904 में आता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिससे आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, आपका यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल कर दिया जाता है, जिसके वजह से एक्सट्रीमिस्ट और ज्यादा गुस्सा होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट का राइज आप देख पाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनके कुछ मेथड्स देख लेते हैं। अभी आएंगे बंगाल पार्टीशन पे, वापस आएंगे हम लोग। तो एक्सट्रीमिस्ट के कुछ मेथड्स थे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करना, स्कूलों में नहीं जाना, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए स्कूलों में नहीं जाना, इंडियन स्कूल्स में जाएंगे, इंडियन कॉलेजेस में जाएंगे। जो काउंसिल्स है जो आपके बना रखे हैं जिसमें इंडियन को वो क्या कहते हैं रखते हैं एज मेंबर्स, जिसका कोई फायदा कुछ है नहीं, तो बॉयकॉट करो भाई ऐसे काउंसिल को। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट करो। ठीक है, तो ये जो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, स्कूल्स कॉलेजेस का बॉयकॉट, इससे थोड़ा बहुत तो नुकसान ब्रिटिशर्स को होता था, अब मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता था। पब्लिक मीटिंग्स करते थे ये एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, और वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बनाया करते थे, कोर ऑफ वॉलंटियर्स बनाते थे कि कुछ भी काम अगर करना हो, पोस्टर चिपकाना, बैनर चिपकाना, ठीक है, और आपका लाउड स्पीकर से भाषण देना, आपके मीटिंग्स करवाना, तो उसके लिए वॉलंटियर्स रिक्वायर होते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स बनाया था और ओकेजन्स पे ये फेस्टिवल्स मनाते थे। भाई आपका दिवाली का फेस्टिवल हो गया, रक्षाबंधन फेस्टिवल हो गया, मेला ऑर्गेनाइज करते थे ताकि लोग इकट्ठा हो, और लोग जब इकट्ठा होंगे तब आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता पे फोकस कर रहे हैं, जो भाई आत्मनिर्भर भारत तभी से चल रहा है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर होंगे हम, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड नहीं करेंगे, हर काम हमारा होगा, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे हॉस्पिटल्स। ठीक है, हम अपने खादी खुद बनाएंगे। ठीक है, इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को दोबारा डेवलप करने की यहां पे बात हुई, और लोगों में जो भावना थी, पेट्रियोटिक फीलिंग डेवलप हुई कहां से, गाने बनाए गए, पेट्रियोटिक गाने, पेंटिंग्स, पोएट्री। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च होगा, इंडियन करेंगे रिसर्च, तो इंडियन रिसर्च को हम इस तरीके से बढ़ावा देंगे। तो हर चीज इंडियनाइज करेंगे हम लोग और इंडियन चीजों पे फोकस करेंगे, बॉयकॉट करेंगे पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का। ये इनके मेथड्स हुआ करते थे। और लगे हाथ अभी कभी लॉ तोड़ने का मौका मिले तो वहां भी पीछे नहीं हटेंगे, लॉ भी तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब ये एक्सट्रीमिस्ट का जो पावर है धीरे धीरे इंक्रीज इसलिए कर गया क्योंकि मास पार्टिसिपेशन होने लगा। लोग ने कहा ये सही कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो हमें परेशान हो रहे हैं इनको सॉफ्ट तरीके से हैंडल करने से चलेगा नहीं, हम कुछ बड़े एक्शंस लेंगे। तो ये मास पार्टीशन होता है, स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, वुमेन जुड़ती हैं, लेबर, जमींदार, कुछ जमींदार जो थोड़े से परेशान जमींदार थे। ठीक है, इसके अलावा लोअर मिडिल क्लास, लेकिन मुस्लिम्स कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर और आपके स्वदेशी मूवमेंट से दूर थे। ठीक है, इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि मॉडरेट्स ने जो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स तो कुछ कुछ लाए हैं,
लेकिन देखा जाए तो मोर ओवर कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो लाए भी उससे कुछ खास फायदा तो हुआ नहीं। इंडिया का डिसीजन मेकिंग में इंडियंस का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो पॉजिटिव रिजल्ट ना आने के कारण अभी लोग कहें कि नहीं अब ये मॉडरेट से काम चलेगा नहीं, ये आपका जो नरम दल है इससे फायदा नहीं है, हमें गर्म लोग चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक प्रकार से डिवाइसिव पॉलिटिक्स थी, कैसे थी अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है। और सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेस किया, स्वदेशी जो मूवमेंट था उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन झेलना पड़ा गवर्नमेंट के साइड से। ठीक है। अब कुछ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में हम लोग कुछ देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है। आपका मॉडरेट्स के सोशल बेस में जमींदार थे, अपर मिडिल क्लास जुड़े थे। एक्सट्रीमिस्ट का जो सोशल बेस था उसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास जुड़ा था, लोअर मिडिल क्लास जुड़ा था और मास पार्टिसिपेशन हो रहा था। इंस्पिरेशन मॉडरेट्स के कौन थे? वेस्टर्न लिबरल थॉट्स, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले थॉट्स हैं कि भाई आपका सेल्फ गवर्नेंस होगा और मतलब फ्रीडम और ये सब चीजें जो थी वेस्टर्न लिबरल थॉट में बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है। लेकिन यहां पे ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर हेरिटेज और हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स को ज्यादा फोकस में रखते थे। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मुस्लिम्स इससे थोड़ा सा दूर रहते थे हमेशा। इसके अलावा आपका इन्होंने एक्सेप्ट किया था इंग्लैंड्स प्रोविडेंशियल मिशन इन इंडिया। वो कहते थे इंग्लिश कहते थे कि भाई इंडियंस को सुधारने आए हैं, तो इस पर्टिकुलर लॉजिक को ये मानते थे कि भाई हाँ ठीक है ब्रिटिशर्स आने से इंडियंस का सुधार होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को नहीं मानते थे एक्सट्रीमिस्ट्स, कहते कोई सुधार करने की जरूरत नहीं, अपना सुधार हम खुद कर लेंगे। ठीक है। बिलीफ, इनका ये बिलीफ था कि पॉलिटिकल कनेक्शन अगर ब्रिटेन के साथ होगा तो भाई वो इंडियन के सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। इस बात को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं ब्रिटिश यहां पे इंडियंस का भला करने आए नहीं है, एक्सप्लॉइट करने आए हैं। ठीक है। इस बात को आप समझिए। तो ये आपका भरोसा था एक्सट्रीमिस्ट का। फिर बात करते हैं जो आपके मॉडरेट्स थे वो ब्रिटिश क्राउन के लॉयल थे और एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि ब्रिटिशर्स तो लॉयल्टी के लायक ही नहीं है, लॉयल क्यों रहे हम। ठीक है। इसके अलावा मासेस तो अभी रेडी नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए आपका स्ट्रगल के लिए, लेकिन आपके एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे कि भैया मास पार्टिसिपेशन से ही होगा और लोगों में कैपेसिटी है पार्टिसिपेट करने की, सैक्रिफाइस देने की। आप इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए लोगों को। तो जो आपके मॉडरेट से मिडिल क्लास जुड़ता है, इंटेलिजेंशिया जो आपके क्या कहते हैं हायर क्लास जो लोग थे वो जुड़े थे यहां इससे। ठीक है। मास पार्टिसिपेशन इसलिए था नहीं क्योंकि इनके डिमांड्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉलो करते थे। लेकिन यहां पे आपके एक्सट्रीमिस्ट कहते थे भाई स्वराज हमारा भाई डिमांड है, हमें स्वराज चाहिए और हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को यूज करेंगे जैसे कि बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो मॉडरेट्स थे, ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके आइडियोलॉजी था कि भाई फॉरेन रूल को हेट करते थे और मासेस के कैपेसिटी पे बिलीव करते थे। गोल था स्वराज्य और डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन में बिलीव करते थे। पेटिशन देना और ये सब चीजें करना इनको नहीं पसंद था। ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसके खिलाफ थे ये। कर्जन के पॉलिसीज के खिलाफ थे आपके, जैसे 1899 में कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट आया, 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया 1904, 1905 में तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ही हो गया। ठीक है। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका जुलाई 1905 में हुआ। देखिए 1903 में अनाउंस होता है और जुलाई 1905 में ये इफेक्ट में आ जाता है, मतलब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। एक्चुअल इफेक्ट में आता है अक्टूबर 1904 में। ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बेसिकली जुलाई 1905 में इफेक्ट में आता है प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ। अच्छा और देखिए मॉडरेट से परेशान थे एक्सट्रीमिस्ट, कहते हैं ये तो कुछ करते नहीं है, पिटिशन वेटिशन देते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, होता कुछ है नहीं इनसे। ठीक है। इनका थोड़ा मिलिट्री स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है। तोड़ देंगे फोड़ देंगे वाला विचारधारा था और ट्रेन लीडरशिप कह रहे थे कि भाई लीडरशिप को थोड़ा ट्रेन होने की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है और 1903 से बेसिकली अनाउंस होता है और हमने देखा इफेक्ट होता है जुलाई 1905 में। इसका रिजल्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। अब देखिए जब बंगाल का पार्टीशन होता है उसका मेन एम क्या था? ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? एम था कि भाई एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट हो रहा है, इतने सारे लोग हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभाले। लेकिन मेन इनका एम था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि बंगाल में ग्रो कर रहा है उसको उसकी कमर तोड़ना। ठीक है। ऑफिशियल रीजन इन्होंने दिया कि बहुत बड़ा एडमिनिस्टर नहीं होगा हमसे। ठीक है। तो देखिए मॉडरेट लीड, अभी जो पार्टीशन था इसके खिलाफ मॉडरेट्स ने भी लड़ाई करी अपने स्तर पे और एक्सट्रीमिस्ट ने भी लड़ाई करी अपने स्तर पे। क्या 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 देखिए पहले देखिए जब ये अनाउंस होता है 1903 में, पहले 2 साल आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा, पृथ्वीश चंद्र रॉय, ऐसे जो लीडर्स थे इन्होंने मेथड का इस्तेमाल किया, पिटिशन किया इन्होंने,
पब्लिक मीटिंग बुलाया, मेमोरेंडम दिया गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा मत करो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाए, प्रोपोगेंडा किया, पैम्फलेट्स बंटवाए, इससे कुछ हुआ नहीं। तो फिर 1905 में जब पार्टीशन एक्चुअली हो गया, इफेक्ट में आ गया, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ने कहा चलिए अब हम संभालेंगे कमान, अब हम करेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट, देखिए अब हम क्या करते हैं। 1905 से 1908 तक इन्होंने पूरी जो कमान है मॉडरेट से ले ली, और इसके मेन लीडर्स थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और औरोबिंदो घोष, ये मेन लीडर्स थे आपके एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। अब इन्होंने कहा कि अब हम संभालते हैं, और स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब स्वदेशी मूवमेंट हम आगे देखेंगे। पहले देखिए इधर अब आपका रियल रीजन क्या था पार्टीशन का। जैसे कि हमने बताया, जो बंगाल था, बंगाल का जो आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करने के लिए, वीकन करने के लिए आपका ये आया था पार्टीशन, क्योंकि बंगाल एक नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का। तो बंगाल को अगर हम लोग बांट दें, ठीक है, किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दें और रीजन के बेसिस पे बांट दें। कैसे? दिमाग लगाया, देखिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट लगाया, ठीक है। वी वांट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बन जाएगा। ईस्ट बंगाल में होंगे मुस्लिम्स। अब देखिए ईस्ट बंगाल में आपके 31 मिलियन पॉपुलेशन था, जिसमें 18 मिलियन आपके मुस्लिम्स थे। मोर देन 50% आपका मुस्लिम था, यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी थी। और वेस्ट बंगाल में आपका 54 मिलियन पॉपुलेशन था, जिसमें 42 मिलियन आपके हिंदू थे, यानी कि हिंदू मेजोरिटी थी। तो अब जब डिवाइड कर दिया तो हिंदू मुस्लिम का एक विभाजन हो गया ना, एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम साथ लड़ नहीं सकते, तो एक प्रकार से रिलीजन वाइज डिवाइड कर दिया। अब जो वेस्ट बंगाल डिवाइड हुआ तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया इन्होंने। इसके बाद जो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड किया इस तरीके से। अब जो वेस्ट बंगाल बन गया, ईस्ट बंगाल तो भाई मुस्लिम मेजोरिटी, वेस्ट बंगाल जो बन गया, इसमें भी देखिए बंगालीज जो है अब माइनॉरिटी में आ गए। अब बंगालीज इसमें थे 17 मिलियन और 37 मिलियन थे हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग, ठीक है। तो कुछ पोर्शन बिहार का भी था, कुछ पोर्शन उड़ीसा का भी था, तो वहां पे हिंदी बोला जाता है और उड़िया बोला जाता है। तो बंगाल में बंगालीज जो है माइनॉरिटी में आ गए। आप सोचिए बंगाल में बंगालीज माइनॉरिटी में आ गए, तो एज अ लैंग्वेज के बेसिस पे ही डिवाइड कर दिया गया यहां पे। जब बंगालीज मेजोरिटी में थे तो सब बंगाली बोलते थे। बंगाल आपका एक प्रतीक था, आपका बंगाली भाषा एक प्रतीक थी बंगाल की। अब बंगाल ऐसा बना दिया कि बंगाल में बंगालीज खुद माइनॉरिटी में आ गए। तो कहां से अब ये एक जो सिंबल था बंगाली का, बंगाली लैंग्वेज का जो प्राइड था, वो खत्म हो गया। तो लैंग्वेज के बेसिस पे भी लोगों को डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने सोचा कि भैया जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहा है बंगाल में, उसको अब इस तरीके से कमजोर कर देना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ हमने देखा, 1903 से 1905 तक आपका भाई ये आपकी लीडरशिप थी, ये देख चुके हम लोग। और पब्लिक मीटिंग, पेटिशन, प्रोपोगेंडा, पैम्फलेट, न्यूज़पेपर कई सारे थे, हितवादा, बंगाली, संजीवनी, इसमें आर्टिकल्स वगैरह छप रहे थे, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। पार्टीशन अनाउंस तो हो गया था, उसके बाद आपका बॉयकॉट रेजोल्यूशन फिर अनाउंस हुआ आपका अगस्त 7, 1905 में। देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्ट में आया जुलाई 1905 में, 1903 में अनाउंस हुआ, 1905 में इफेक्ट में आया, और बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास होता है अगस्त 7, 1905 में। और अक्टूबर 16, 1905 को एज अ डे ऑफ मोर्निंग मनाया गया, मतलब दुख का दिन। तो लोगों ने मातम मनाया इस दिन, कि इस दिन पार्टीशन का मातम मनाया गया इस दिन, तो इसे डे ऑफ मोर्निंग बुलाया गया। मॉर्निंग मतलब सुबह वाला मॉर्निंग नहीं, मोर्निंग मतलब दुख प्रकट करने वाला मॉर्निंग, ठीक है। 16 अगस्त 1905 की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। दिसंबर 1905 में अब देखिए कांग्रेस का सेशन होगा। कांग्रेस के सेशन में आपके जो प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान दीजिए ये मॉडरेट है। उन्होंने कहा कि जो पार्टीशन जो हुआ है, ये जो पॉलिसीज ऑफ कर्जन है आपका, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, उसको इन्होंने कंडेम किया और कहा कि अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट होगा, स्वदेशी मूवमेंट होगा, जिसकी नॉर्मली जो कमाल संभालेंगे एक्सट्रीमिस्ट संभालेंगे। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट आइडिया किसका था? एक्सट्रीम आइडिया है ना ये, तो ये एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली संभालने वाले थे। लेकिन इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक मॉडरेट है, ठीक है भाई। 1906 की बात आ गई, अब स्वदेशी मूवमेंट चल पड़ा। स्वदेशी मूवमेंट हम लोग आज के सेशन में तो नहीं करेंगे, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट प्रॉपर तरीके से। तो 1906 में देखिए साल भर स्वदेशी मूवमेंट चला और कांग्रेस सेशन आया। अब सारा जो मूवमेंट है चला रहे एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बनना चाहिए? ऑब्वियसली जो मूवमेंट चलाएगा उसका लीडर कोई अगर प्रेसिडेंट बनेगा तो ज्यादा सही है ना। लेकिन मॉडरेट कह रहे नहीं, प्रेसिडेंट तो हमारे में से ही बनेगा। तो इन्होंने कहा कि दादा भाई नौरोजी को बना देते हैं। अब दादा भाई नौरोजी का रेस्पेक्ट करते थे आपके जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, दादाजी नौरोजी जो है हमारे गुरुजनों में से है, उनको बना दीजिए प्रेसिडेंट, कोई बात नहीं।
तो इन्होंने भाई गोल ऑफ कांग्रेस, लेकिन इन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट ने, गोल ऑफ कांग्रेस डिसाइड हो कि गोल ऑफ कांग्रेस अब रिफॉर्म्स नहीं है, स्वराज है, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट है। और एक्सट्रीमिस्ट ने कॉल दिया स्वदेशी का बॉयकॉट का और पैसिव रेजिडेंस का, और सपोर्ट किया इसको आपका दादा भाई नौरोजी के प्रेसिडेंसी में कांग्रेस सेशन ने, स्वदेशी को, बॉयकॉट को और पैसिव रेजिस्टेंस को। अब देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। अश्विनी कुमार दत्ता, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया स्वदेशी बंधव समिति, ठीक है, मतलब कमिटी बनाया एक, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, और ये है स्वदेश बंधव समिति, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एजुकेशन के लिए नेशनल कॉलेज खोला गया, भाई अरविंदो घोष इसके प्रिंसिपल थे। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन आया आपका 1907, 15 अगस्त 1907 में। तो इतने सारे काम हुए, और भी कई सारे काम हुए, हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। लेबर अनरेस्ट होते हैं आपके, बर्न कंपनी, अब कंपनी को बर्न नहीं किया इन्होंने, बस इसलिए बर्न कंपनी का नाम है, वहां पे स्ट्राइक होता है सितंबर 1905 में, और प्रिंट यूनियन बनती है आपका 21 अक्टूबर 1905 को। इसके अलावा ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक होता है जुलाई 1906 में, और फॉर्मेशन होता है रेलवे मैन यूनियन का। तो देखिए लेबर अनरेस्ट भी हो रहा है इस समय। इसी समय जब आपका स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम सीमा पे थी, उस समय हमने कहा था जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स इससे दूर हट गए। मुस्लिम्स जब अगर दूर हट गए तो उन्होंने कहा कि चलो इनसे दूर हट रहे हैं तो अभी हम लोग जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास। तो आपका एक मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है अक्टूबर 1906 में, और इसके फाउंडर होते हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हमको किसी तरीके से स्वदेशी बॉयकॉट के खिलाफ बात काम करना है, ठीक है, तो दोस्ती कर लेते ब्रिटिशर्स के साथ। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती कर ली। अभी आगे देखेंगे शिमला में जाके ये मिलते हैं मिंटो से और उनसे कुछ डिमांड्स रखते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात है कि जब ये स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस समय यहां पे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी हो गया, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी यहां पे हो जाता है। और फिर 1907 का समय आता है। हमने देखा 1905 में गोखले जी प्रेसिडेंट, 1906 में प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। 1907 में एक्सट्रीमिस्ट ने बोला अब तो बहुत हो गया, मूवमेंट सारा हम लोग चला रहे हैं, तो अब हमारा प्रेसिडेंट या तो तिलक बना दीजिए या तो लाला लाजपत राय बना दीजिए। अब यहां पे ऐसा होता कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट वहां का होता था, मतलब अगर लोकल एरिया, आपका लोकल एरिया में जहां पे आपका ये कांग्रेस अपना सेशन रख रही है, उस प्लेस का जो लीडर है वो प्रेसिडेंट नहीं बनता था, ठीक है। अब ये जो तिलक साहब जो हैं ये आपका सूरत से बेसिकली आते थे, तो मॉडरेट्स ने कहा कि सूरत में करेंगे हम लोग, सूरत में करेंगे तो लाला तिलक नहीं बन पाएंगे आपका प्रेसिडेंट। और एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि नहीं भाई नागपुर में रखिए, आप नागपुर में रखिए और तिलक और लाला लाजपत राय में से आप प्रेसिडेंट बनाइए। मॉडरेट्स कहते नहीं सूरत में रखवाएंगे हम, और रास बिहारी घोष होंगे प्रेसिडेंट। तो इस बात पे हो गई इनकी लड़ाई। फाइनली आपका देखिए रास बिहारी घोष के नाम पे ही मोहर लग गई, और अब एक्सट्रीमिस्ट को आ गया गुस्सा और जूते चप्पल चल गए। यहां पे जब जूते चप्पल चले 1907 में, तो ये इन दोनों में आ गई दरार, कहा कि ये एक्सट्रीमिस्ट को पूरा उठाओ और फेंको कांग्रेस से बाहर। कहीं ना कहीं पावर, पॉलिटिकल पावर तो मॉडरेट्स के पास ही थी, तो इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया एकदम। लाला लाजपत राय तिलक को बाहर निकाल दिया कि आप जाइए यहां से। और जैसे ही बाहर निकाल दिया अब गवर्नमेंट को मजा आ गया। गवर्नमेंट ने कहा अब कांग्रेस है कमजोर, अब मारते हैं इन पे हथौड़ा। 1907 से 1911 तक कई सारे लॉज आते हैं, जैसे कि सेडिशन मीटिंग एक्ट 1907। इस एक्ट के तहत आपका तिलक को जेल में भेज दिया गया 1909 में, और वहां जेल में रहते हैं तिलक साहब 1914 तक। इसके अलावा दूसरे लॉज भी आते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ का अमेंडमेंट किया 1908 में, और इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1910 में। तो ये सारे एक्ट्स आते हैं। आपका क्रैकडाउन था ये बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट पे, मौका मिला इनको, और कांग्रेस जहां कमजोर हुई स्वदेशी मूवमेंट को तोड़ने की इन्होंने डिसाइड कर लिया। कहा कि अब तो लीडरशिप खत्म, तो कांग्रेस से एक्सट्रीमिस्ट बाहर चले गए, स्वदेशी मूवमेंट कौन चला रहे थे? एक्सट्रीमिस्ट। अब यही जब कांग्रेस से बाहर चला गया तो मूवमेंट कहां से चलेगा? तो इन्होंने तुरंत इन लीडर्स को ना जेल में बंद किया या बाहर भेजा, ठीक है। तो यहां पे अब स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि बिना लीडर के कैसे होगा मूवमेंट, नहीं हो पाया मूवमेंट। तो देखिए सूरज स्प्लिट को थोड़ा और अच्छे समझेंगे, 1707 दिसंबर में होता है। तो यहां पे मॉडरेट्स ने कहा कि भाई बॉयकॉट मूवमेंट आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, बंगाल का पार्टीशन और बंगाल में चलाइए। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि नहीं ये तो पूरे कंट्री में चलेगा, बॉम्बे में भी चलेगा, मद्रास में भी चलेगा, हर जगह चलेगा, ठीक है। और दूसरी बात मॉडरेट्स कह रहे थे कि भाई आप जो बॉयकॉट कर रहे हैं करिए, केवल फॉरेन गुड्स का करिए और आपका शराब यानी कि लीकर का करिए। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं नहीं ये का तो करेंगे ही, साथ में स्कूल का, कॉलेज का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, गवर्नमेंट सर्विस का, म्यूनिसिपैलिटीज का, जहां मिलेगा वहां बॉयकॉट करेंगे। तो इन चीजों में इन दोनों में देखिए सामंजस्य बैठ नहीं पाया, और इससे हो गया सूरत का स्प्लिट। और अब देखिए आते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हमने कहा था 8 अक्टूबर 1806 में आपका मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और एक डेलीगेशन
पहुंचती है किसके पास? मिंटो के पास। तो मिंटो गवर्नर जनरल के वाइसरॉय था उस समय, उसके पास पहुंचते हैं ये आगा खान साहब। इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि जैसे इस पूरे एरिया में जो इसको अगर मुस्लिम इलेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया जाए तो इस एरिया में केवल वोट देने का अधिकार मुस्लिम्स को होगा। इसमें जो कैंडिडेट है वो पहली बात तो मुस्लिम ही होगा और वोट देने का अधिकार भी केवल मुस्लिम्स को होगा। इस एरिया में हिंदू और दूसरे कम्युनिटीज वोट नहीं दे पाएंगे। ये मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट का। मुस्लिम कैंडिडेट तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसमें ऐसा था कि भाई वोट देने का अधिकार भी नहीं है दूसरे कम्युनिटीज को। तो इस प्रकार का एक डिमांड लेके पहुंचते हैं और मिंटो को तो मौका मिल ही गया था डिवाइड एंड रूल करने का। उन्होंने कहा ठीक है चलो देखते हैं, इस बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, इस पे कुछ करेंगे हम लोग। तो यही काम इन्होंने 1909 में कर दिया और कहा कि ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। मोर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाइसरॉय था। तो इन्होंने कहा हम रिफॉर्म्स लाते हैं। पहला काम करेंगे, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स बढ़ा देंगे, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं अब मेजोरिटी में होंगे। अभी तक जितने भी आपके इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे उसमें हमने देखा था मेजोरिटी थी किसकी? ऑफिशियल मेंबर्स की। लेकिन यहां पे हमने देखा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो आपका इसमें जो मेजोरिटी होगी ये किसकी होगी? ये होगी आपकी नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी होगी, इलेक्टेड। अब ये नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं वो तो या तो इलेक्टेड होंगे या तो नॉन इलेक्टेड होंगे। तो इसमें लेकिन ऐसा था कि भाई ठीक है नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी तो थी लेकिन इलेक्टेड लोगों की मेजोरिटी नहीं थी, नॉन इलेक्टेड लोगों की मेजोरिटी यहां पे थी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी, लेकिन अदरवाइज ठीक है, नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी आ गई यहां पे। तो ये थे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। लेकिन इसमें एक नई बात भी थी मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, ये भी था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड था ना मुस्लिम लीग का, ये स्वीकार कर लिया गया। ये आपका स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड मुस्लिम्स का आपका कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया और अपने पॉपुलेशन परसेंट से ज्यादा दे दिया गया इनको। जितना इनका पॉपुलेशन था उससे ज्यादा मिल गया इनको अब सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया मुस्लिम्स को। और पहली बार देखिए यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी स्टार्ट हो गया। अभी तक कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं था, यहां पे सीधा नॉमिनेशन वाला कंसेप्ट था, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, हर कोई वोट नहीं दे सकता। वोट देने का अधिकार आपका 5-10% को ही मिलेगा, लेकिन कम से कम वोटिंग होगी, इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स। और वाइसरॉय देखिए वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें इंडियंस आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन आज तक नहीं आया था। पहली बार मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इंडियन भी अलाउड हो गए आपके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और पहले मेंबर बनते हैं सत्येंद्र सिन्हा 1909 में, ठीक है। अब यहां देखिए इस प्रकार से होगा, लोकल बॉडीज एक इलेक्टोरल कॉलेज चूज करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और आपका वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज करेगी ये इलेक्टोरल कॉलेज, और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये चूज करेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंटर में। और इनके पावर्स बढ़ा दिए गए। कहा कि पहले तो जैसा था कि बजट के ऊपर रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, आप पास कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट हो ना एक्सेप्ट हो वो ठीक नहीं है, वो वाइसरॉय डिसाइड करेगा। पहले था कि भाई आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते। अभी कहा कि क्वेश्चन भी पूछो सप्लीमेंट्री भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपके बजट के सेपरेट आइटम्स पर आप वोटिंग भी कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इनकी पावर्स जो है अब बढ़ा दी। पहले था कि अपना चाय पानी पियो, चाय नाश्ता करो, जाओ घर, कोई फायदा नहीं। अभी लेकिन कुछ पावर्स मिलती है आपके इंडियंस को, ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। लेकिन ये देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो कंसेप्ट आ गया, ये दिक्कत हो गई, ठीक है। यहां इन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया। तो इसी के साथ ही हम लोग आज का सेशन तो यहां कंप्लीट करते हैं। काफी लंबा तो सेशन हो गया है। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। काफी सारी चीजें हैं स्वदेशी मूवमेंट में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, जो हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्वदेशी पढ़ेंगे। आज के लिए सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।